जी, वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में हमने काफी कुछ पढ़ा, काफी कॉन्सेप्ट्स हमने हासिल किए। तो आज सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमने क्या किया, टॉप कंपनीज में जावास्क्रिप्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हमने उनकी लिस्ट बनाई है। साथ में हमने कंपनीज के नाम भी शेयर किए कि कौन सी कंपनी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, अगर आपको ये आते हैं तो आप कह सकते हैं दैट यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको आ जाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स इनमें यूज हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन कौन सा प्रोसेस किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे और आप रेडी हो जाएंगे एक इंटरव्यू के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर। तीनों कीवर्ड्स हैं और तीनों को हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अब क्या डिफरेंस है, चलते हैं कोड एडिटर में और वहां पर इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर के बारे में। तो वेयर को यूज करते हुए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसे वैल्यू देते हैं 23। अब मैं इसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो दोबारा से वेयर एज और इस बार वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ 25। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमारे कोड एडिटर ने कोई भी एरर शो नहीं किया। तो एक काम करते हैं, आउटपुट में इसकी वैल्यू देखते हैं कि 23 आती है या 25 आती है। तो कंसोल का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर एज, हम एज की वैल्यू को देखना चाहते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास वैल्यू आ रही है 25। इट्स मीन अगर आप वेयर को यूज करते हुए कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आप उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, आप चाहे तो उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। तो ये दो बातें जो कि आपने याद रखनी है वेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं लेट के बारे में कि लेट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट का यूज करते हुए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एज, वैल्यू देते हैं उसे 23 और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं इसको रीडिक्लेयर कर सकता हूँ जैसे कि मैंने वेयर को किया था। तो दोबारा से लेट एज वैल्यू 25। तो यहाँ पर देखिए हमारे एडिटर ने हमें एरर शो किया। अगर मैं इसे सेव करूँ और इसका आउटपुट देखिए हम रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो है, आइडेंटिफायर एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि एज नाम की वेरिएबल को आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं तो आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि लेट को यूज करते हुए मैं रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकता, क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एज नाम की वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता हूँ। 23 थी, यहाँ पर 28 कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 28। इट्स मीन अगर आप लेट को यूज करते हुए कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं आप उसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आल्सो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो बातें लेट के बारे में जो कि आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में कि कॉन्स्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नेम और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं हम और कोड, जो कि हमारे चैनल का नाम है। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को मैं रीडिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो दोबारा से कॉन्स्ट का यूज करेंगे नेम और इसमें हम वैल्यू चेंज कर देते हैं लतीफ। चलिए जी, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसको रीडिक्लेयर किया तो हमारे एडिटर ने हमें यहाँ पर एरर शो कराया है। इसे सेव करते हैं, जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोबारा से हमारे पास एरर शो हो रहा है, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि आप इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये पहले से डिक्लेयर हो चुका है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कॉस्ट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्या हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कॉस्ट को हटा देता हूँ और देखते हैं कि वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या नहीं। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, इट्स मीन कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर सकते। तो दो बातें कॉस्ट के बारे में कि अगर आप कॉस्ट को यूज करते हुए कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ना आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये दो बातें वेयर के बारे में, लेट के बारे में और कॉस्ट के बारे में इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और इंटरव्यू में ये टॉपिक काफी बार पूछा जाता है। तो कोड एडिटर में चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। अब होस्टिंग में होता क्या है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एज और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 25। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इससे पहले। तो यहाँ पर हम कंसोल का यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पर मैं एज को एक्सेस करना चाहता हूँ। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब ये कि होस्टिंग में क्या होता है, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जितनी भी डिक्लेरेशन होती है ना वो टॉप पे चली जाती है। मतलब ये कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आप उसे उसके बाद यूज कर सकते हैं, डिक्लेरेशन से पहले यूज नहीं कर सकते। और सेकंड बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछी जाती है कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों में से कौन सी होस्टिंग होती है और कौन सी नहीं होती। तो आपने याद रखना है डिक्लेरेशन जो है उसमें होस्टिंग होती है, इनिशियलाइजेशन में होस्टिंग नहीं होती। इट्स मीन यहाँ पर देखिए अगर मैं लेट मैंने लिखा और साथ में एज वेरिएबल का नाम लिखा, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना ये है डिक्लेरेशन। अगर आप इसे वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं। तो होस्टिंग डिक्लेरेशन पे अप्लाई होती है, इनिशियलाइजेशन पे अप्लाई नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये है जी होस्टिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि आपने याद रखना है। जितने भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट टॉप पे चले जाते हैं, आपको उसके बाद उनको यूज करना होता है। अगर मैं इसी वेरिएबल को इसकी डिक्लेरेशन के बाद यूज करता हूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सेव करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में इस बार वैल्यू शो हो रही है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू, इसे हम लूज इक्वालिटी कहते हैं, एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ये दो ऑपरेटर्स हैं और हमने बताना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं कोड एडिटर में। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट num1 और इसे वैल्यू दे देते हैं 5। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं num2 और इसे वैल्यू दे देते हैं स्ट्रिंग 5। अब ये दोनों चेंज है, दोनों की डाटा टाइप चेंज है। ये num1 जो है ये हमारा एक इंटीजर है और ये num2 जो है ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं और चेक करते हैं कि इफ num1 अगर ये इक्वल्स टू है num2 के, तो हम आउटपुट में शो कराना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग और आउटपुट में हम शो कराना चाहते हैं ट्रू। इतनी सी स्टेटमेंट है। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में वैल्यू आ रही है ट्रू। इट्स मीन num1 और num2 जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर जो हमने ये साइन यूज किया है ना इसे हम कहते हैं लूज इक्वालिटी। ये आपने याद रखना है लूज इक्वालिटी। अब इसमें क्या होता है, इसका जो बिहाइंड द सीन प्रोसेस चल रहा होता है ना आपको उसको समझना है। लूज इक्वालिटी में ये होता है कि जो दो वैल्यूज होती हैं पहले उनको कन्वर्ट किया जाता है एक कॉमन डाटा टाइप में और उसके बाद उनको कंपेयर किया जाता है। इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है ना वो ट्रू आ रही है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर ना मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को चेक करता हूँ। यहाँ पर जो हमने 3 = के साइन यूज किए हैं ना इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। और यहाँ पर मैं एक एल्स स्टेटमेंट भी चला देता हूँ। एल्स अगर वो मैच नहीं होता तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर आउटपुट में फॉल्स शो करा दो। चलिए इसे सेव करते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखें वैल्यू शो हो रही है फॉल्स। इट्स मीन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या होता है कि वैल्यूज को किसी सेम डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं किया जाता, डायरेक्ट इनको कंपेयर किया जाता है। तो हमारे पास num1 जो है वो एक इंटीजर था, num2 ये एक स्ट्रिंग थी। तो इन दोनों को जैसे ही कंपेयर किया ये दोनों आपस में इक्वल तो है ही नहीं, तो हमारे पास एल्स बुला का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो लूज इक्वालिटी के बारे में आपने याद रखना है कि उसमें पहले दोनों वैल्यूज की जो डाटा टाइप है उसको सेम किया जाता है, बाद में कंपेयर किया जाता है। और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में कंपेयर किया जाता है, वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं किया जाता इनटू कॉमन टाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है छोटा सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। आप देख रहे हैं कि ये ट्विटर के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो चलते हैं कोड एडिटर में और इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि डिक्लेरेशन क्या होती है और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी इसे। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो हम कंसोल का यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और मैं इस एज को एक्सेस करना चाहता हूँ। इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है अनडिफाइंड। इट्स मीन जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे इनिशियलाइज नहीं करते। इनिशियलाइज मीन आप उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते और फिर आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं
तो आउटपुट में हमें अनडिफाइंड देखने को मिलता है। इट्स मीन आपने उस वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया। तो ये चीज होगी अनडिफाइंड के बारे में। अब बात करते हैं नल के बारे में। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें ना एक नल वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है नल। इट्स मीन आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने उसे इनिशियलाइज भी किया नल वैल्यू के साथ। तो जिस वैल्यू के साथ आप इनिशियलाइज करते हैं वही वैल्यू हमें आउटपुट में शो होती है। तो अनडिफाइंड का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। नल आपको समझ आ चुका होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। तो चलते हैं कोड एडिटर में और इसके बारे में मजीद बात करते हैं। अब पहले हम बात करते हैं सिंक्रोनस के बारे में। सिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है ना वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इट्स मीन पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड लाइन को वेट करना होगा, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, थर्ड लाइन को वेट करना होगा, और इसी तरह से लाइन बाय लाइन हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर हम कंसोल का यूज करते हैं, console.log, और यहाँ पर हम आउटपुट में शो कराना चाहते हैं स्टार्ट। एक और कंसोल लिखते हैं, console.log, और यहाँ पर हम शो करा देते हैं एंड। चलो जी, इसे सेव करते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो पहले हमारे आउटपुट शो होगा फर्स्ट लाइन का, फिर आउटपुट शो होगा सेकंड लाइन का। रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए पहले स्टार्ट आ रहा है आउटपुट में और फिर एंड आ रहा है। ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस के बारे में। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि अगर आपकी किसी एक लाइन के एग्जीक्यूशन में थोड़ा वक्त है तो उससे पहले थर्ड लाइन जो नेक्स्ट लाइन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसका कोड देखें, यहाँ पर हमने कंसोल में पहले स्टार्ट प्रिंट किया हुआ है और फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि यहाँ पर मैं टाइम सेट कर देता हूँ 1 सेकंड, या फिर यहाँ पर 2 सेकंड कर देते हैं ताकि ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो तो फर्क हमें समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन है और फिर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और उसका टाइम सेट किया हुआ है 2 सेकंड्स, कि 2 सेकंड के बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और फिर हमारे पास है थर्ड लाइन। अब होगा क्या, सबसे पहले हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने में थोड़ा वक्त है, हमने कहा कि इसे एग्जीक्यूट करना है 2 सेकंड्स के बाद। अब होगा क्या, इससे पहले ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आउटपुट में पहले होगा स्टार्ट, फिर प्रिंट होगा एंड, और फिर प्रिंट होगा टाइम आउट। इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट एंड और फिर 2 सेकंड के बाद आउटपुट आया टाइम आउट। तो इस तरह से एसिंक्रोनस कोडिंग जो है वो वर्क करती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस किस तरह से काम करते हैं और एसिंक्रोनस किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिंक्रोनस एंड अवेट इन जावास्क्रिप्ट। अब ये बिल्कुल मिलता जुलता है उस क्वेश्चन के साथ जो कि हमने अभी सॉल्व किया। किस तरह से, चलते हैं कोड एडिटर में। अब इस कोड को देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया और हमने कहा कि 2 सेकंड के बाद हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो हुआ क्या, आउटपुट में 2 सेकंड क्योंकि इससे अभी देर थी, इससे पहले ये जो नेक्स्ट लाइन है ये एग्जीक्यूट हो गई। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हम चाहते हैं चाहे हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना ही वक्त क्यों ना लगे, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट ना हो। क्लियर, तो वहां पर हम यूज करते हैं अवेट का। तो उसका कोड दिखाता हूं मैं आपको, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रॉमिस बना रखा है। प्रॉमिस के अंदर हमने सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन बनाया है और टाइम हमने सेट कर दिया 2 सेकंड, कि 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद हमने एसिंक का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमने कॉलिंग को आउटपुट में शो कराया। फिर हमने क्या किया, अवेट का यूज करते हुए उस फंक्शन को जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया उसे एक वेरिएबल में हमने स्टोर किया। फिर कंसोल का यूज करते हुए उस वेरिएबल को हमने आउटपुट में शो कराया। पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉलिंग, और उसके बाद 2 सेकंड के बाद हमारा जो फंक्शन था वो यहाँ पर शो होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, console.log, और यहाँ पर हम शो कराते हैं एंड। अब यहाँ पर ना आपने बात को समझना है। हमने पीछे पढ़ा एसिंक्रोनस के बारे में, हमने कहा कि उसमें क्या होता था कि एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, सेकंड लाइन के एग्जीक्यूट होने में अगर थोड़ा वक्त है तो उससे पहले वो जो तीसरी लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड लाइन के एग्जीक्यूट होने में थोड़ा वक्त है। क्लियर, लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने अवेट का यूज किया हुआ है तो तीसरी लाइन को वेट करना होगा तब तक जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती।
इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए पहले कॉलिंग, फिर वेट हुआ, फिर ये फंक्शन जो था हमारा वो चला और उसके बाद एंड स्टेटमेंट हुई। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एसिंक्रोनस में और अवेट में। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप्स अवेलेबल है उसके बारे में आपको बताना होता है। तो चलते हैं कोड एडिटर में। जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि 6 हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सैंपल एंड बिगिन। इनके नाम आपको याद करने होंगे। और दूसरी होती है हमारे पास रेफरेंस डेटा टाइप। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, एरे, फंक्शन, डेट, रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो ये सारे होते हैं रेफरेंस टाइप्स। तो इनके नाम आपने खुद से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है और काफी डिटेल से हमने इसे समझाया है। इसके अंदर क्लोजर को समझने से पहले आपको सीखना होता है लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में। तो लेक्सिकल स्कोपिंग और क्लोजर हमने एक ही वीडियो में कवर किया है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देखें। हाईली रिकमेंड करता हूं मैं आपको कि ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि क्लोजर क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।